चलिए बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा सेकंड पार्ट क्लास 12 मैथमेटिक्स पहला चैप्टर रिलेशन फंक्शन का। आई होप आप लोगों को फर्स्ट पार्ट बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, क्लास 12 का मैथ्स का ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप स्टार्टिंग से अगर आप क्लास करें तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा और आपको भी समझ में भी आएगा। क्योंकि चीज़ें सब एक दूसरे से लिंक्ड होती हैं। क्योंकि जो रिलेशन फंक्शन का जो चैप्टर है, तो सबसे पहले तो रिलेशन हम लोग स्टार्ट किए हैं, लेकिन क्लास 12 का जो रिलेशन है वो आपके 11 से लिंक्ड है। क्योंकि 11th में जो आपने पढ़ा है वहाँ से आगे की तरफ प्रोसीड किया हुआ क्लास 12 का रिलेशन। तो अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको ज़रूर देखें, उसके बाद आप इस क्लास को करें तो बहुत अच्छा आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो बेसिकली हमने पहले वीडियो में इंट्रोडक्शन कहाँ से रिलेट किया 11th को 12 में, उसके बारे में हमने बात की है। आज हम बात करेंगे हमारे क्लास 12 के रिलेशन के बारे में, यानी कि जो टॉपिक आपको क्लास 12 में पढ़ना है बेसिकली उस पर बात करेंगे। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन। ठीक है, टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो यहाँ पर हम रिलेशन के कितने टाइप पढ़ेंगे? हम यहाँ पर 3 टाइप पढ़ेंगे रिलेशन के। एक होगा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। हम यहाँ पर 3 पार्ट पढ़ने वाले हैं। एक तो पढ़ेंगे रिफ्लेक्सिव, ठीक है, और एक पढ़ेंगे सिमेट्रिक, ठीक है, और एक पढ़ेंगे हम लोग ट्रांजिटिव। 3 पढ़ेंगे, समझ में आई बात? फिर इन्हीं तीनों को कलेक्टिवली क्या बोल देंगे हम लोग? इन्हीं तीनों को कलेक्टिवली बोल देंगे इक्विवेलेंस। ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन। बस इतना ही पढ़ना है। ठीक है, बस इतना ही। एनसीईआरटी में ये एक और चीज़ है इक्विवेलेंस क्लास, जिसको हम लोग बोलते हैं, उस पर भी चर्चा कर लेंगे इक्विवेलेंस क्लास किसको कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको क्या समझना है कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है, सिमेट्रिक क्या है, ट्रांजिटिव क्या है, और उसके बाद सिमेट्रिक में एक और आता है एंटी सिमेट्रिक आता है, उस पर भी चर्चा कर लेंगे। हम छोड़ेंगे कुछ नहीं, मतलब जितनी भी चीज़ें आती हैं सबको क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है, और बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, तो हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले रिफ्लेक्सिव। ठीक, तो आप हेडिंग डाल लीजिए रिफ्लेक्सिव। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन में। टाइप्स ऑफ रिलेशन में सबसे पहले रिफ्लेक्सिव, तो आप रिफ्लेक्सिव हेडिंग डाल लें कि रिफ्लेक्सिव। ठीक है, चलो आइए बात करते हैं रिफ्लेक्सिव कि रिफ्लेक्सिव होता क्या है। ठीक है, इस पे थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि रिफ्लेक्सिव होता क्या है। आइए, इफ R is a relation, if R is a relation on set A, if R is a relation on set A and is called reflexive. ठीक है, इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव इफ ईच, और हम लोग ईच की जगह पे क्या यूज कर सकते हैं? एवरी। ठीक है, ईच की जगह पे हम लोग एवरी वर्ड भी यूज कर सकते हैं। इफ ईच और एवरी एलिमेंट एंड एवरी एलिमेंट्स आर related to by itself। ठीक है, related to itself ऐसे लिखना है, related to itself। ठीक है, by relation। ठीक है, by relation R। रिलेशन R के द्वारा सेट A का हर एक एलिमेंट अपने आप से क्या करे? रिलेट करे। वो आपका क्या कहलाता है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाता है। तो 10, ठीक है, R इज रिफ्लेक्सिव, R इज रिफ्लेक्सिव, दिस इंप्लाइज दैट, है ना, इफ एंड ओनली इफ। कैसे होगा ये? तब होगा
जब ए कॉमा ए आपका एक ऑर्डर पेयर हो, किस में, रिलेशन आर में, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू द सेट ए, ठीक है। और ए जो है वो आपका सेट ए का क्या होना चाहिए, एलिमेंट होना चाहिए। हमने सेट ए लिया है और रिलेशन आपका सेट ए पर ही डिफाइन किया गया है, ठीक है। तो जितने भी ऑर्डर्ड पेयर होंगे यानी जितने भी एलिमेंट्स होंगे सेट ए के अंदर, वो हर एक एलिमेंट अपने आप से क्या करेगा, रिलेट करेगा। हर एक एलिमेंट अपने आप से क्या करेगा, रिलेट करेगा। देखो लिखा हुआ है रिलेटेड टू इटसेल्फ बाय रिलेशन आर, उसको हम रिफ्लेक्सिव बोलेंगे। तो ए कॉमा ए आपका एक ऑर्डर पेयर हो गया रिलेशन आर का, जबकि ए क्या है, वो एक एलिमेंट है जो सेट ए में प्रेजेंट है, ठीक है, समझ गए। अब उसके बाद देखिए कभी कभी क्या होगा कि इफ ए कॉमा ए, ठीक है, अगर वो आपका आर में नहीं है, इफ ए कॉमा ए, ठीक है, डज नॉट बिलोंग्स टू द इन रिलेशन आर, देन आर इज नॉट, ठीक है, रिफ्लेक्सिव। तब जो है आर आपका रिफ्लेक्सिव नहीं कहलाएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको बताता हूँ, बहुत अच्छी तरीक़ा से आपको समझ में आएगा, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, नहीं तो मैं देखिए यहीं पर लिख देता हूँ, ठीक है। जैसे मान के चलिए आपके पास कोई एक सेट है, उस सेट को मैंने ऐसे लिखा है, क्या लिखा है, 1, 2, 3, ऐसे, ठीक है। और जब मैं रिलेशन लिखूंगा तो रिलेशन के अकॉर्डिंग मेरे पास क्या आंसर आना चाहिए, ठीक है, 1, 1, फिर आएगा 2, 2, फिर आएगा आपके पास 3, 3, ऐसे करके, ठीक है। तो ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन आपका क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। अब ये ना पूछे आप कि सर 1, 1 कहाँ से आया, 2, 2 कहाँ से आया, सर 3, 3 कहाँ से आया, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी, ठीक है, डिस्कस इन द प्रीवियस लेक्चर, मैंने पहले लेक्चर में ऑलरेडी बताया हुआ है कि ये कहाँ से आता है, ठीक। कभी कभी इसको मान के चलो मैंने R1 लिखा, एक R2 में लिख रहा हूँ, वो कैसा होगा मेरे पास, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 2, ये भी आपका रिफ्लेक्सिव होगा बिकॉज ऑफ 1, 1 यानी 1 इज रिलेटेड टू द 1, 2 इज रिलेटेड टू द 2, 3 इज रिलेटेड टू द 3। इफ, ठीक है, अगर आपके पास और अदर पेयर प्रेजेंट होते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, यानी रिक्वायरमेंट के अलावा और अगर एलिमेंट प्रेजेंट है, देयर इज नो इफेक्ट, है ना, देयर इज नो इफेक्ट इन द रिफ्लेक्सिव रिलेशन। 1, 1 है, 2, 2 है, 3, 3 है, क्योंकि देयर इज 3 एलिमेंट इन द सेट ए, तो 1, 1, 2, 2, 3, 3 है। उसके अलावा अगर 1, 2 है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या, कि वो आपका रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, वो रिफ्लेक्सिव 100% होगा। जितने भी एलिमेंट हैं वो अपने आप से रिलेट होने चाहिए, उसके अलावा कोई भी एलिमेंट उसमें प्रेजेंट है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक। तो ये भी रिफ्लेक्सिव है, ये तो रिफ्लेक्सिव है ही, साथ में ये भी आपका रिफ्लेक्सिव है। अगर मैं एक और रिलेशन लिख रहा हूं, जैसे कैसे, देखो 1, 1, 2, 2, 3, 1, अब इसको देखें थोड़ा सा, देखो क्या लिखा हुआ कि 1, 1, 2, 2, 3, 3, तो 1, 1 है, 2, 2 है, लेकिन इसमें 3, 1 है, 3, 3 भी होना चाहिए था। तो आप क्या लिखोगे कि 3, 3 ये जो है वो आपके R3 में नहीं है, ठीक है, R3 में नहीं है, इसलिए R3 इज नॉट, ठीक है, रिफ्लेक्सिव। ये जो है वो आपका रिफ्लेक्सिव नहीं है। आई होप आपको समझ में आया होगा, दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं, थोड़ा और भी एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको समझ में आएगा, जो आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, ठीक है, जो किस में दे रखा है, एनसीईआरटी में, उस पर चर्चा करते हैं कि रिफ्लेक्सिव होगा या नहीं होगा। जैसे एनी लाइन पैरेलल टू, ठीक है, एनी लाइन पैरेलल टू इटसेल्फ, यानी कि पैरेलल लाइंस आर, मैं बोल सकता हूं कुछ बातें जो है आप याद करके रखें हमेशा, क्या चीज़, कि पैरेलल, ठीक है, पैरेलल लाइंस आर, है ना, रिफ्लेक्सिव,
पैरेलल लाइन्स आर रिफ्लेक्सिव। पैरेलल लाइन्स क्या होती हैं, वो रिफ्लेक्सिव होती हैं। क्यों, कैसे सर पता आपको? देखो, एक पैरेलल लाइन, दूसरा पैरेलल लाइन, ठीक है, एक पैरेलल लाइन दूसरा पैरेलल लाइन, ये एल है और ये आपका एम है। तो अभी आप बोलोगे सर आपने कहा था कि कोई भी एलिमेंट अपने आप से रिलेट होना चाहिए। हाँ ठीक है, देखो अगर ये लाइन इसका पैरेलल है एम के, तो ये लाइन अपने आप के भी पैरेलल है। थोड़ा ध्यान से सोचो, एवरी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ। हर एक लाइन क्या होता है, अपने आप के पैरेलल होता है। एवरी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ। दैट मीन्स आप क्या बोल सकते हो कि सर एल एल के पैरेलल, हाँ है। आप बोलोगे सर एम एम के पैरेलल है, हाँ है, ठीक है। एल एल के पैरेलल होता है, यानी एवरी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ, ठीक है। यहां पर एक वर्ड लिख लेंगे आप कि एवरी लाइन, ठीक है, एवरी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ, ठीक है। एवरी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ इज कॉल्ड, ठीक है, रिफ्लेक्सिव। इसको हम लोग रिफ्लेक्सिव बोलेंगे, या फिर वो आपका रिलेशन जो वो रिफ्लेक्सिव होगा। अब अगर हम बात करें परपेंडिकुलर के बारे में, जैसे देखिए एक लाइन ऐसे गया, दूसरा लाइन ऐसे गया, ये लाइन एल है, ये लाइन आपका एम है, ठीक है, जबकि ये दोनों की दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, जबकि ये दोनों की दोनों एक दूसरे पे क्या है, परपेंडिकुलर है। अगर हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बारे में बात करेंगे तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि एल जो है वो एल पर परपेंडिकुलर है, एल जो है वो एल पर परपेंडिकुलर है, और एम जो है वो एम पर परपेंडिकुलर है। थोड़ा सोच के बताइए, क्या एल एल पर परपेंडिकुलर है? इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब ये कि ये जो लाइन आप देख रहे हैं, क्या वो लाइन अपने आप का परपेंडिकुलर है? वो तो कभी अपने आप पर परपेंडिकुलर नहीं हो सकता, क्योंकि लाइन एक स्ट्रेट होता है ना, वो कभी अपने आप पर परपेंडिकुलर नहीं हो सकता। समझे बात को? ये लाइन इस लाइन को नहीं बता रहा, मैं बोल रहा सिंगल लाइन। जैसे मान के चलो अगर मैंने इसको मिटा दिया ऐसे, अभी लाइन है आपके पास एल, अब आपसे कोई क्वेश्चन करे कि एल इज परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ, क्या एल अपने आप के परपेंडिकुलर होगा? कभी परपेंडिकुलर नहीं होगा, है ना। वो 90 डिग्री का कभी कोण ही नहीं बना सकता, क्योंकि 90 डिग्री का कोण बनाने के लिए देयर इज मस्ट बी रिक्वायर्ड टू लाइंस, देयर इज मस्ट बी रिक्वायर्ड टू लाइंस विच आर डिफरेंट टू लाइंस की जरूरत पड़ती है। तो सिंगल लाइन कभी भी परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ नहीं होता है। समझ में आई मेरी बात? परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ नहीं होता है। इसलिए परपेंडिकुलर का जो कंडीशन है वो आपका रिफ्लेक्सिव नहीं होता है, ठीक है। क्या लिखोगे आप? ठीक है, सिंगल लाइन, ठीक है, सिंगल लाइन इज नॉट, ठीक है, नॉट परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ, ठीक है। सिंगल लाइन इज नॉट परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ, सो दे आर नॉट रिफ्लेक्सिव। इसलिए हम जो है उसको रिफ्लेक्सिव नहीं कहते हैं। समझ में आई बात? इसलिए हम उसको रिफ्लेक्सिव नहीं कहते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा बहुत आसानी से, बहुत ईजी तरीका से, बहुत सिंपल तरीका से। तो ये हुआ बच्चों रिफ्लेक्सिव का पार्ट। हमारा सिमेट्रिक का पार्ट अलग आएगा, ट्रांजिटिव का पार्ट अलग आएगा। वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो, इसलिए हम पार्ट वाइज पार्ट जो है आपके साथ शेयर करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा, आपने एंजॉय किया होगा। अगर वीडियो समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, ठीक है, शेयर जरूर करें और हमको सपोर्ट करें। हमको आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ सपोर्ट अस और वीडियो को शेयर करें, ठीक है। चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।